नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, हर वीडियो आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। और चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 3 हिमालय की बेटियां। इस पाठ के दो भाग हम पहले पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं तीसरा भाग, और इस पाठ के लेखक हैं नागार्जुन। तो चलिए शुरू करते हैं हिमालय की बेटियां पाठ का भाग 3। पाठ का भाग 3 पढ़ने से पहले थोड़ा सा पूर्व का हम दोहरा लें कि लेखक कहते हैं किस प्रकार से सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों का नाम लेते ही छोटी मोटी दूसरी नदियां वैसे ही ध्यान में आ जाती है, आंखों के सामने नाचने लगती है। और ऐसा लगता है कि ये जो हिमालय है ये नदियों का पिता है और ये नदियां हिमालय की बेटियां हैं। और ये यहाँ से बड़ी तेज गति से निकलकर अपने पिता की गोद से, हिमालय की गोद से बड़ी तेज गति से निकलकर यहाँ से तेज गति से बड़ी रफ्तार से यहाँ से बहती हुई, दौड़ती हुई, भागती हुई जा रही है। कहाँ? समुद्र से मिलने के लिए। और समुद्र भी कितना बड़भागी है, समुद्र भी कितना सौभाग्यशाली है कि उसे ऐसी दो पवित्र बेटियों का हाथ थामने का मौका मिला, थामने का सौभाग्य मिला। इनसे इन नदियों से, हिमालय की पवित्र बेटियों से विवाह करने का अवसर समुद्र को प्राप्त हुआ। समुद्र बड़ा बड़भागी है, सौभाग्यशाली है। चलिए इससे आगे अब देखते हैं। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ही न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। लेखक कहते हैं कि जिन लोगों ने इन नदियों को केवल मैदानों में ही देखा है, जिन लोगों ने इन नदियों को केवल और केवल मैदानों से ही देखा है। मैं यहाँ हिमालय के ऊपर चढ़कर फिर देख रहा हूँ, इनका बाल रूप देख रहा हूँ, इनका छोटा रूप देख रहा हूँ, क्योंकि वहाँ नदियाँ पतली पतली धाराओं में निकल रही है, छोटी छोटी बेटियां हैं और आगे चलकर ये नदियाँ विशाल रूप धारण कर लेती, बड़ी हो जाती है। तो जिन लोगों ने इनका विशाल रूप ही देखा है, तो वे लोग, उनके ख्याल में, उनके ध्यान में, उन लोगों के मन में शायद ही ये बात आएगी कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती है। तो वे लोग तो शायद ये बात समझ ही नहीं सकेंगे कि ये जो बूढ़े हिमालय की गोद में यहाँ से जो नदियां खेलती हुई निकलती है, कभी धारा किधर जा रही है, उछलती कूदती हुई ये नदियां निकलती है, किस प्रकार से ये छोटी बच्चियों के समान पिता की गोद में खेल रही है। तो उन लोगों के ध्यान में ये बात नहीं आ सकती जो केवल नदियों को मैदानों में देखते हैं, नदियों का विशाल रूप देखते हैं। तो वो नदियों का छोटा रूप देख नहीं सकते हैं, उन्हें अंदाजा नहीं लगा सकते वे लोग कि नदियां किस प्रकार वहां से छोटी बच्ची के समान खेलती हुई यहाँ से निकलती है। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ही न हो। ये जो पहाड़ी आदमी है, पहाड़ों में रहने वाले हैं, नदियां तो पहाड़ों से ही निकलती है, तो इनको ज्यादा ऐसा महसूस नहीं होता कि ये नदी का रूप इस प्रकार से ये कल्पना कर ले, क्योंकि इन लोगों के लिए, जो पहाड़ों पर रहने वाले लोग हैं, उनके लिए तो ये आम बात होगी। गंगा के आसपास रहने वाले लोग गंगा का इतना महत्व नहीं मानते होंगे, लेकिन जो दूर रहने वाले हैं वो गंगा को इतनी पवित्र और माता के समान मानते हैं। जो गंगा के पास रहने वाले उनके लिए गंगा का महत्व कम है। तो जो पहाड़ों से नदियां निकलती है, पहाड़ों से नदियां निकल रही हैं, तो पहाड़ी लोगों के लिए तो ये कोई आम बात है, ये कोई इतनी खास बात नहीं होगी। लेकिन माँ बाप की गोद में किस प्रकार से नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप, माँ बाप की गोद में, जो माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली जो बच्चियां हैं, तो माँ बाप के लिए तो ये आम बात है, सामान्य सी बात है। लेकिन दूसरे जो कोई लोग हैं वह आकर अगर इनको देखें तो उन्हें बड़ा आकर्षक लगेगा, बड़ा ही लुभावना लगेगा, बड़ा ही मनमोहक लगेगा। तो पहाड़ी आदमियों के लिए इन नदियों का ये रूप, बाल रूप, क्योंकि बाल रूप हमेशा उनके सामने होता है, छोटा रूप हमेशा उनके सामने होता है, तो उनके लिए कोई खास बात नहीं है। लेकिन मुझे इतना लुभावना लगा, इतना मनमोहक लगा, इतना आकर्षक लगा, इतना सुंदर प्रतीत हुआ। कौन सा रूप? नदियों का वह रूप। तो ये रूप इतना सुंदर लगा कि हिमालय को ससुर कह दूं और समुद्र को
हिमालय का दामाद कह दूं तो मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई बुरी बात नहीं लगेगी। ये रूप मुझे ऐसा लग रहा है कि हिमालय की बेटियां हैं और समुद्र क्या है, इनके नदियों के पति हैं और इनका हिमालय का ससुर हो गया। ये बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं होती यहाँ आकर देखने के बाद में। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। तो कालिदास महान लेखक हुए हैं, तो उनका द्वारा लिखा गया मेघदूत ग्रंथ, उसमें विरही यक्ष और यक्षिणी के जो कहानी आई है, उसमें जो विरही यक्ष है जो अपनी उससे जुदा हो चुका है, अलग हो चुका है यक्षिणी से, तो उससे अपने मेघदूत से कहता है वह कालिदास के विरही यक्ष ने, कालिदास के ग्रंथ में जो यक्ष की बात आई है वह यक्ष मेघदूत से कहता है कि वेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। बेतवा नदी, वेत्रवती नदी बेतवा नदी को कहते हैं। तो वो जो मेघदूत को कहता है यक्ष कि तुम बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान, जो प्रेम उसने किया है तुमसे, मेघदूत से कह रहा है वह कि उस नदी स्त्री का रूप है, तो जो प्रेम उसने किया है तुमसे उसका बदला तुम वापस उसे लौटा कर जाना, वह प्रेम उसे वापस करके जाना, तुम उसे वो प्रेम का प्रतिदान देते जाना। तुम्हारी वह प्रेयसी, तुम्हारी वह प्रेमिका, कौन? बेतवा नदी, मेघदूत की प्रेमिका, मेघदूत की प्रेयसी, तुम्हें पाकर, तुम जब उससे मिलने जाओगे वहां, तो तुम्हें वह प्राप्त करके, तुम्हें पाकर वह जरूर प्रसन्न होगी, खुश हो जाएगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर, यहाँ मैं पहाड़ पे चढ़कर इन चंचल नदियों को, छोटी छोटी धाराओं में बहती हुई नदियों को देखकर अचानक वो बात मुझे याद आ गई। कौन सी? मेघदूत ग्रंथ वाली, जो कालिदास ने लिखी थी। और सोचने लगा कि शायद उस महाकवि को, कालिदास को भी नदियों का सचेतन स्वरूप, नदियों का चेतना युक्त रूप, नदियों का नारी स्वरूप उन्हें पसंद था। नदियों को नारी के रूप में देखना उन्हें बड़ा पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों में, समतल मैदानों में जुदा जुदा अलग अलग शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। किस नतीजे पर? कि ये क्या है, नदियों का यहाँ पर बाल रूप है, यहाँ पर छोटी छोटी बच्चियां हैं और आगे चलकर ये विशाल रूप धारण कर लेती है, क्या हो जाती है? बड़ी बन जाती है। तो इसी नतीजे पर पहुंचेगा कि नदियां क्या है? हिमालय की बेटियां हैं, स्त्रियां हैं, छोटी छोटी बालिकाएं हैं। और काका कालेलकर ने तो नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए और थोड़ा आगे की बात सोचिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरे मन में ऐसी भावना हुई थी। लेखक कहते हैं कि काका कालेलकर, ये जो काका कालेलकर हैं, इन्होंने नदियों को तो लोक माता कहा है। ये नदियां क्या है? लोक माता है, विश्व की माता है, लोगों की माता है। ये माता का स्वरूप है, ये नारी का स्वरूप और माता का स्वरूप है। लेकिन लेखक कहता है काका कालेलकर ने नदियों को माता का रूप दिया है, माता के रूप में देखा है। लेकिन माता बनने से पहले यदि हम इन नदियों को, नदियों के छोटे रूप को बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है, क्या नुकसान है। नदियों को अगर बेटी के रूप में हम देख लें, पहाड़ पे चढ़ने के बाद में पता लगा ना ये विशाल नदी थी, यहाँ तो इतनी छोटी सी धारा में बह रही है, छोटी छोटी धाराओं में बह रही है, तो ये क्या है? बेटियों के रूप में है। तो छोटी सी बेटी के रूप में देख लें तो क्या नुकसान है। माता तो बाद में बनेगी, लोक माता बाद में कहलाएगी, लेकिन उससे पहले, माता से पहले तो ये देखो यहाँ पर पहाड़ पे चढ़ के छोटी छोटी बेटियों के रूप में है। तो इसे बेटी कहने में कोई हर्ज नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। इन्हें बेटियां हम कह सकते हैं। और थोड़ा आगे चलिए और थोड़ी आगे की बात सोचें। माता हो गई, बेटी हो गई, लेकिन थोड़ी और इससे आगे की बात सोचें तो इन्हीं नदियों में अगर हम प्रेयसी की भावना करें, प्रेमिका की भावना करें तो कैसा रहेगा बताओ। माता सोच लिया, बेटी सोच लिया,
और अगर इन्हीं नदियों में हम किसी प्रेमिका की भावना उत्पन्न करें कि ये कैसी है, ये प्रेमिका की तरह, ये एक स्त्री का रूप है जिसे हम प्रेम कर सकें, तो अगर ये भावना सोचें तो कैसा रहेगा? आप खुद ही बताओ, अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? हम ये भी सोच सकते हैं, ये भी विचार कर सकते हैं। ममता का एक और धागा है, ममता का और बंधन है जिसे हम इनके साथ, नदियों के साथ जोड़ सकते हैं। नदियों के साथ हम कई प्रकार के नाते जोड़ सकते हैं, कई प्रकार के रिश्ते जोड़ सकते हैं, माता बेटी, प्रेमिका, और कई प्रकार के रिश्ते जोड़े जा सकते हैं। और कई कवियों ने तो, कई लेखकों ने, कई कवियों ने बहन का स्थान इन नदियों को दिया है। इन नदियों ने क्या दिया है? ये नदी तो बहन का रूप है, ये नदी माता का रूप है, ये नदी स्त्री का रूप है, ये नदी देवी का रूप है। तो कई कवियों ने तो इन नदियों को एक बहन का रूप भी इन्हें दिया है। और एक दिन मेरे मन में ऐसी भावना उत्पन्न हुई कि इन नदियों को क्या, किस रूप में देखा जा सके? प्रेयसी के रूप में देखा जा सके, प्रेमिका के रूप में देखा जा सके। थोलिंग की बात है, मन उचट गया था। लेखक आगे लिखते हैं कि थोलिंग यानी तिब्बत में गए थे, ये उस समय की बात है, तिब्बत यात्रा की उन्होंने, उस समय की बात है कि मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला और तन मन ताजा हो गया, तरोताजा हो गया था और मैं गुनगुनाने लगा। थोलिंग की बात है, लेखक ने जब तिब्बत की यात्रा की, थोलिंग यानी तिब्बत, तो तिब्बत में जब मैं था, वहां गया था घूमने, तो उस समय की एक बात मैं आपको बताऊं। उस समय की बात है, मन उचट गया था वहां पर, मन ऐसे उदास हो गया था। उबना है उदासीन होना, उचटना यानी उदासीन होना। मन उदास हो गया था मेरा, और तबीयत, स्वास्थ्य और सेहत भी क्या थी? कुछ नाजुक थी, कमजोर थी, ढीला ढीला स्वास्थ्य लग रहा था मुझे। और मैं जाकर सतलज के किनारे जा बैठा, सतलज नदी के किनारे पर जाकर बैठ गया। कब का समय था? दोपहर का समय। ये बात दोपहर की थी। पैर लटका दिए पानी में, नदी के पानी में, सतलज नदी के पानी में मैं पैर लटका कर बैठ गया और थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। मैंने पैर पानी में डुबो दिए, पानी में लटका दिए, और थोड़ी ही देर में, कुछ पल में ही, कुछ क्षण में ही उस प्रगतिशील यानी लगातार आगे बढ़ने वाला जल, प्रगतिशील यानी लगातार आगे बढ़ने वाला जल, पीछे तो कभी बढ़ता नहीं है ना, पीछे हटता नहीं है, आगे ही बढ़ता है, तो इसे प्रगतिशील ही कहा जाएगा। तो उस प्रगतिशील लगातार बढ़ने वाले जल ने मेरे ऊपर असर डाला। पैर मेरे पानी में डूब गए ना, तो वो ठंडा ठंडा जल मेरे पैरों के द्वारा कहाँ, मेरे पूरे शरीर में एक तरोताजगी उत्पन्न कर दी। तरोताजा मेरा तन हो गया, मन हो गया, शरीर एकदम स्वस्थ हो गया। वो जो आलस्य आया था मन में, तबीयत ढीली ढीली हो गई थी, एकदम अब बाछें खिल गई, आनंद प्राप्त हुआ, मन ताजा हो गया, आनंदित हो गया। और मैं वहीं बैठे बैठे ही गुनगुनाने लगा, गाने लगा। मन वहां नदी के किनारे बैठे बैठे ही मैं गाने लगा, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, तुम बेटी यह बाप हिमालय, तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाया छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। तो लेखक जैसे ही नदी के किनारे पे पांव लटकाकर बैठ जाता है और नदी का ठंडा ठंडा जल पांवों के माध्यम से पूरे शरीर को ठंडा कर देता है, एक ठंडक, एक आनंद की लहर पूरे शरीर में दौड़ जाती है। तो वहीं पे लेखक ने हाथ जोड़कर वहीं बैठे बैठे ही ये गुनगुनाने लगा, गाने लगा कि जय हो सतलज बहन तुम्हारी। बहन के रूप में नदी को यहाँ मान रहे हैं कि जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला आश्चर्य बहन तुम्हारी, ओ तेरी लीला आश्चर्यचकित कर देने वाली है। तुम देखो यहाँ से कैसी मतलब यहाँ से बड़ी छोटे से रूप में, छोटी बच्ची के रूप में यहाँ से निकलकर वहाँ थोलिंग में तो बड़ा विशाल रूप ग्रहण कर लेती हो। जब मैं वहां बैठा था ना, थोलिंग में बात बताई कि वहां उदासीन हो गया था, लेकिन जैसे ही नदी में मैंने पांव डुबाए, मैं आनंदित हो गया, आनंद का अनुभव होने लगा। तेरी तो लीला ही अचरज करने वाली, आश्चर्यचकित करने वाली है। हुआ मुदित, आनंदित हो गया मन क्या हुआ? मुदित हो गया, जैसे पैर उसमें लटकाए, मन मुदित हो गया, आनंदित हो गया, हटा खुमारी, और आंखों में छाया हुआ नशा, आलस्य दूर हो गया। नदी में पांव डुबोते ही आंखों में छाया हुआ नशा, आंखों की खुमारी दूर हो गई। नदी में पांव डुबाते ही जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, अरे मैं तुम पे नौछावर हो जाऊं, ऐसा मन में भाव उत्पन्न हुआ। तुम बेटी हो और ये बाप हिमालय, यहाँ से तुम निकल रही हो इसकी गोद से, छोटे से रूप में, छोटी सी बच्ची के रूप में। तो
तुम इस हिमालय की बेटी हो और ये हिमालय तुम्हारा बाप है। चिंतित ये हिमालय बड़ी चिंता में है कि मेरी बेटियां यहाँ क्या है, यहाँ से मुझे बड़ी भाग रही है, यहाँ से मुझसे दूर भाग रही है, तो चिंता में है, चिंता मग्न है, चिंता में डूबा हुआ है, ऐसे चुपचाप खोया हुआ है, चिंता में डूबा हुआ है, पर चुपचाप हिमालय पर कह कुछ नहीं रहा अपनी बेटियों को। चुपचाप है हिमालय, चुपचाप अपनी बेटियों की लीला देख रहा है। प्रकृति नटी, ये जो प्रकृति है ना, ये प्रकृति ये एक नटी का रूप है, अभिनेत्री का रूप है। ये कितने कितने रूप धारण करती है, कितने कितने वेश बदलती है। ये नटी है, ये नाटक करने वाली है प्रकृति। देखो यहाँ पर कैसा छोटा सा रूप, आगे चलकर कैसा रूप, और देखो जब बाढ़ आता है तो इसका विकराल रूप हो जाता है। प्रकृति कैसा कैसा रूप धारण करती है। तो ये प्रकृति नटी है, नाटक करने वाली स्त्री है, नाटक में अभिनय करने वाली स्त्री है, अभिनेत्री है, नायिका है। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, ये जो प्रकृति नटी है इसका जो पट पर्दा है जिसपे ये चित्र बना रही है, आप बादलों को देखिए, इसमें कैसे चित्र आनंदित कर देने वाले चित्र, पल पल में बदलने वाले चित्र है प्रदर्शित करती है ये प्रकृति। ये चित्र बनाती है प्रकृति। बादलों में आप सुबह देखो, शाम देखो, दोपहर को देखो, क्या पल पल में चित्र बदल रहे हैं इसके। ये जो प्रकृति नटी है इसके चित्रित पट पर, इसके चित्रकारी किए हुए पर्दे पर अनुपम, जिसकी तुलना न की जा सके, अद्भुत, ऐसा अनोखा ये छापा हुआ हिमालय है। ये प्रकृति का, ये पूरी धरती क्या है, प्रकृति का पर्दा है जिसपे ये चित्रकारी कर रही है प्रकृति। उस पर ये चित्र, ये छपा हुआ चित्र हिमालय, इसके समान कोई और चित्र नहीं है, इसके समान और कोई इस धरती पर कोई वस्तु नहीं है। ऐसे अनोखा हिमालय है, ऐसा अतुलनीय हिमालय है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, ये तुम्हारा बाप देखो कैसा है, कितना आनंद प्रदान करने वाला है। यहाँ पर देखो कितनी बर्फ है, बर्फ ही बर्फ है, और यहाँ से ये निकलने वाली नदियां कितनी छोटे छोटे बच्चियों के समान लगती है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। तो ये पाठ था हमारा, और अब समय आज के प्रश्न का। और आज का पहला प्रश्न ये आपके समक्ष प्रस्तुत रहा। यक्ष ने मेघदूत से क्या कहा था, क्या संदेश मेघदूत से क्या कहा था। यक्ष ने कहा था कि उस बेतवा नदी से मिलकर जरूर जाना। और दूसरा प्रश्न है, तिब्बत में लेखक ने क्या किया। तिब्बत में लेखक ने क्या किया, पाठ के अनुसार लिखना है। और भी बहुत कुछ किया होगा, लेकिन हमारे पाठ में जितना आया है उतना वर्णन हमें करना है। तिब्बत में क्या किया, यह आपको जरूर लिखना है। धन्यवाद।